पूजा को लेकर क्या तैयारी है और काली पूजा की मूर्ति जो विसर्जन होगी इसको लेकर भागलपुर लगातार सुर्खियों में रहता है। सीनियर एसपी आशीष भारती से बात करता हूँ। एक अपराधी पकड़ाया है, बड़ा अपराधी, इनामी अपराधी है रविंदर यादव, और कितने केस में वो फरार चल रहा था, सर से बात करता हूँ। तो कितने केस में फरार चल रहा है? अभी तक जो विभिन्न थानों से उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और उसमें अभी तक 18 कांड उस पर दर्ज होने की सूचना प्राप्त हुई है, परंतु उससे अधिक मामलों में भी उसकी संलिप्त वो हो सकता है। उसमें से करीब 7-8 मामलों में वो फरार चल रहा था। उसमें मुख्यतः जो पिछले साल 2019 में एक पूर्व सैनिक तथा पूर्व मुखिया गणेश यादव की हत्या के मामले में भी वो शामिल था और उसमें वो फरार चल रहा था। इसमें 50,000 का इनाम घोषित था और इसको गिरफ्तारी के लिए लगातार भागलपुर पुलिस की जो टीम है वो लगातार उसके लिए प्रयासरत थी, छापेमारी कर रही थी और हमें सूचना मिली थी कि वो अपने घर पे आया हुआ है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा वहाँ पे छापेमारी की गई और उसको गिरफ्तार किया। तो टीम में शामिल तो पुरस्कार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया आपको 50,000 रुपये का इस पर इनाम घोषित था, तो जो लोग उस टीम में शामिल थे उन सभी लोगों में को वो पुरस्कार दिया गया। सर, काली पूजा को लेकर क्या तैयारी आपके द्वारा की गई? काली पूजा भागलपुर में एक बृहत पैमाने पर मनाया जाता है, परंतु कोरोना का समय है और इसको लेकर के जो सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है सभी लोगों को, सभी शांति समिति तथा पूजा समिति के सदस्यों को उसके बारे में अवगत कराया गया है और सभी लोगों ने उसका पालन करने के लिए सहमति प्रदान की है और अभी तक उसकी जो काली पूजा है तथा उसका जो विसर्जन है वो जो प्रारंभ हो चुका है वो शांतिपूर्वक रहा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग कल तक ये विसर्जन चलना है, इसको शांतिपूर्वक माहौल में समझ। सर, पूजा समिति के लोगों के साथ आपकी बैठक हुई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूजा समिति के सदस्यों के साथ तथा शांति समिति के सदस्यों के साथ सभी के साथ बैठक की गई है और सभी लोगों को कोविड-19 के जो के समय में पूजा और विसर्जन के संबंध में जो गाइडलाइंस है उसके संबंध में अवगत कराया। सर, हाथों हाथ छठ पूजा है, छठ को लेकर क्या काफ़ी भीड़ होगी? बिल्कुल बिल्कुल, छठ को लेकर के जो अभी कल ही गाइडलाइन जारी हुआ है राज्य सरकार का और सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि उसको अधिक से अधिक पालन करें। अभी कोरोना का जो प्रकोप है उससे बचाव के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक संख्या में वो अपने घरों में लोग छठ का जो अर्घ है वो दें और अगर जल कोई लेने आना चाहता है तो उसको भी कम जहाँ पे भीड़ भाड़ लग सकता है वहाँ पे उसको वहाँ से ले और हम लोग पुलिस के द्वारा भी वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी कि अनावश्यक भीड़ भाड़ किसी क्षेत्र में नहीं लगे और उसको रेगुलेट किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की समस्या। सर, काली पूजा में विसर्जन में अधिक भीड़ ना हो, छठ पूजा में अधिक भीड़ ना हो, इसको लेकर भागलपुर की जनता को क्या संदेश दीजिएगा जो अधिक से अधिक संख्या में आम लोग इस बात को जान सकें? देखिए, कई लोगों से जो बात होती है उसमें यह बात प्रकाश में आती है कि लोगों में अब कोरोना का डर थोड़ा ख़त्म हो रहा है, परंतु मैं सभी लोगों से यह कहता हूँ कि कोरोना का डर भले ख़त्म हो रहा है लेकिन कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हम लोग अगर विश्व लेवल पे ध्यान देते हैं तो कई राज्यों में या कई देशों में इसके जो फिर से मतलब कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर के हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और जितनी हम सतर्कता बरतेंगे उतनी ही बचाव होगी। लेकिन सीनियर एसपी आशीष भारती ने कई महत्वपूर्ण बात बताई है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। वैसे भागलपुर से दीपक खौरे। धूल चला गया है बालू में। जिले के बाईपास ओपी क्षेत्र के खुटा गांव में रविंद्र यादव नामक अपराधी कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसपे हत्या, रंगदारी तथा आर्म्स एक्ट इत्यादि के कई सारे मामले दर्ज हैं। वो पिछले साल भूतपूर्व सैनिक और पूर्व मुखिया गणेश यादव की हत्या के मामले में भी शामिल था तथा उसमें फरार चल रहा था और उससे पूर्व से भी कई सारे मामलों में वो फरार चला रहा था। इसकी गिरफ्तारी एक गंभीर चुनौती थी भागलपुर पुलिस के लिए और इसको लेकर के एक सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि जो उक्त अपराधी है अपने घर पे आया हुआ है और उसको उसकी गिरफ्तारी हेतु फिर विशेष टीम को निर्देशित किया गया और विशेष टीम के सदस्यों के द्वारा
आज उसको सुबह में वहाँ जा कर के उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो कई थानों से जो इसके आपराधिक इतिहास का सत्यापन हो पाया है उसमें करीब 18 कांड अभी तक पता चला है और मुख्यतः उसमें जो हत्या, रंगदारी तथा आर्म्स एक्ट तथा जो 307 धारा है उसके संबंध में जो कांड दर्ज हैं इस प्रकार से। और साथ ही साथ यह एक कुख्यात अपराधी था जिस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी उपलब्धि है भागलपुर पुलिस के लिए और निसंदेह उस खुटा के क्षेत्र में इससे काफ़ी शांति व्यवस्था है। फरार होने के दौरान कहाँ छिपा रहता था? देखिए कई जगहों पे छिपा रहता था और जैसे उसके जो आसूचना मिलती थी तो उस पर फिर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन ये इसी तरीके से बच रहा था। तो कभी मतलब अन्यत्र जगह पे कभी इस जिला में कभी दूसरे जिला में भी छुपने की बात प्रकाश में आई थी, परंतु अब वो पकड़ा गया। सर और 5 लोगों को रिटेन किया गया इस मामले में? आज जब पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची थी तो पुलिस टीम के साथ जो वहाँ के ग्रामीण हैं और इस अपराधी के जो समर्थक हैं उन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला भी किया गया और उसको छुड़ाने का प्रयास किया गया था। इस मामले को लेकर के जो उसमें शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बढ़ाने की जरूरत है, पुस्तकालय की ओर, पुस्तक की ओर हमें देखने की जरूरत है। हम अपने आप को जितना अपडेट रखेंगे आज के समय उतना ही हम भारी पड़ेंगे, हमारी लेखनी उतनी ही उत्कृष्ट होगी। एक धर्म ग्रंथ में इल्म की चर्चा है, जो लोग जानते होंगे ये इल्म हुनर है। उस समय कहा गया था कि अगर इल्म सीखने के लिए कहीं जाना पड़े तो आप इल्म को सीखिए। पत्रकारिता भी एक इल्म है, एक स्किल है, वो कम्युनिकेशन का स्किल है, राइटिंग स्किल है। और आप ये भी ना समझेंगे हमें ये ना मिला ही ना। आप या हम किसी पेशे में कोई जाते हैं, चाहे कोई यूपीएससी पास करते हैं, चाहे कोई लीडर बनते हैं, चाहे कोई जर्नलिस्ट बनते हैं, किसी को कहा नहीं जाता कि आप आगे बढ़िए। आप खुद उस प्रोफेशन को चूज करते हैं, चयन करते हैं। इसीलिए उस प्रोफेशन की उतार चढ़ाव, उसकी कठिनाइयां, कभी अवरोध आएंगे। कभी की कविता है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, यह क्रम है संसार का। गिरना, उठना, सीखना, ये हमारे दौर की बात है। और मैं कोविड-19 में मीडिया की जो पहले की भूमिका थी उसकी मैं आलोचना करता हूँ। हमने देखा कि किस तरीके से कोविड-19 को फोबिया बना के, डर बना के पेश किया गया। घर घर में, परिवार परिवार में। आप जानते होंगे कि कोविड का वायरस है, एक फ्लू है। आज हम उसी चीज को, जब डर खत्म हो गया इलेक्शन के बाद, हम मास्क नहीं यूज करते हैं, कई लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो डर खत्म हो गया। लेकिन भारत में, भागलपुर में, बिहार में आप ये जानिए कि यहाँ हार्ड इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि डेथ रेट काफी कम है। फिर भी शासन, सरकार चाहती है कि फिर से कोविड का वो दौर नहीं आवे जिससे लोगों को हार्म हो। इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। कई लोग मास्क नहीं पहनते, उनको लगता है, उनको तोड़ दीजिए मास्क, उनको लगता है कि हम अपमानित हो रहे हैं। कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। ये हमारी गलत ट्रेडिशन है। हम विदेशों में देखिए, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन है। हम जब अनुशासित होंगे तब दूसरों को कहने के हकदार होंगे। हम जिस चीज को फॉलो करेंगे, जिस रूल को, तब हम किसी पर उंगली उठाएंगे तो हमारी उंगली जायज होगी। क्योंकि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो याद रखिए 4 उंगली आपकी ओर उठती है। पहले हम अपने आप को ठीक करें। ये बड़ा विषय है क्योंकि सोशल मीडिया आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब सिर्फ हम ही जर्नलिस्ट नहीं है, हर नागरिक जर्नलिस्ट हो गया। आप व्यू देखिए, हर आदमी को लिखने की आज़ादी है, हर आदमी को पढ़ने की आज़ादी है। और ये भारतीय संविधान की खूबसूरत। आप लोग अपने फराइज को अंजाम देने में कभी कोताही न बरतें। और कोविड-19 में जिस तरह आप लोगों ने वर्क किया है, काम किया है, रात के 12 बजे स्टेशन चौक पर दीपक नौरंगी जैसे और कई पत्रकार भाई श्याम जैसे लोग घूमते रहे हैं। इन लोग बेला खौफ, बेला खतर कोविड-19 में काम किए हैं। मैं इसके लिए तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे जिला पदाधिकारी भी बहुत एक्टिव रहे और भागलपुर में समझिए बीमारी से कम लोग इफेक्टेड हुए। इसमें हम तमाम भाइयों का, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का और इंतजामिया के दीगर लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा। तो मैं तो एक उर्दू से बिलोंग करता हूँ। 2006 से मैं राष्ट्रीय सहारा में हूँ, उससे पहले संगम में था। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त बेवक्त जब बाले जुनू होता है, लिखता हूँ अलिफ तो खम खाके नून होता है। कभी कभार हम लोग अगर जिला पदाधिकारी को फ़ोन करते हैं तो रिसीव नहीं करते।
हमारे एसपी साहब के हैं, कहीं कोई मुजरिम पकड़ाता है तो लोगों को बुलाते हैं, हम लोगों को तो इन्फॉर्म भी नहीं होता है। बाकी जिला की जो भी खबरें होती है वो डीपीआरओ के माध्यम से मिल जाता है। तो मैं डीएम साहब से आग्रह करूंगा कि हम लोगों को भी आप दिल में बसा के रखें। हम लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी रात और दिन इकट्ठा करके उर्दू के लिए काम नहीं बल्कि समाज के लिए, पब्लिक के लिए और देश के लिए काम करते हैं। बस यही कहना है मेरा। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि सूचना का जो आदान प्रदान है वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको सूचना मिलता रहेगा, ससमय मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल आप चिंतित ना हो। धन्यवाद। और मैं विकास आयुक्त महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि माइक वही दे इसलिए लोग को झुकना पड़ रहा है, छोटा है ये वाले का। आदरणीय एम सर डीपीआरओ, यहाँ पे उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधु, में भी जनता को जागरूक करने का कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मीडिया लोकतंत्र में संवाद परिवहन के संदर्भ में सशक्त भूमिका का निर्वहन करता है। संपूर्ण विश्व वर्तमान में कोविड-19 की चुनौतियों से जूझ रहा है। कोविड-19 संक्रमण काल में मीडिया ने काफ़ी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन किया है और समेकित मीडिया कवरेज को महत्व दिया है, जिसके कारण संक्रमण दर में काफ़ी कमी आई है और इसमें मीडिया की भूमिका भी काफ़ी सराहनीय रही है। मीडिया ने आम जनों के बीच में संक्रमण से कैसे बचे इसके जागरूकता के प्रचार प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आग्रह करता हूं कि इस वर्ष प्रेस दिवस के अवसर से जो विषय है वो कोविड-19 महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसका प्रभाव। इसमें कुछ हमारे वक्ता हैं, एक हैं राजीव सिद्धार्थ जी आज तक से। उनसे आग्रह है कि वो अपने विचारों से जो परिचर्चा का विषय है उसमें सारगर्भिक संक्षेप में अपने विचारों से अवगत कराएं। मंच पे उपस्थित अधिकारीगण और मित्रों, सबसे पहले आज प्रेस दिवस पर आप सभी को बधाई। आज वो दिन है हमको सेलिब्रेट करने का, क्योंकि आज के दिन से ही जो प्रेस का एक नया रूप आया था। प्रेस तो पहले से था, लोग पुराने ज़माने से भी चल रहा था, लेकिन आज जो प्रेस का नया रूप आया था, प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी और जो पूरे दुनिया में लोकतंत्र जहाँ भी है या जो जिस भी तरीके से है, तो हम जनता की आवाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम प्रेस को समझा जाता है कि वो जो कॉमन पीपल है उनके लिए वो सरकार के पास बोलता है और सरकार की बातों को जनता के बीच पे पहुँचाने एक मीडियम का काम है। हमको जो टॉपिक है आज जिस पे हम लोग चर्चा के लिए आए हुए हैं वो है कोविड-19 जो पेंडेमिक है, उस पर जो प्रेस का जो रोल रहा है। तो प्रेस का रोल रहा है कि पेंडेमिक जिस तरीके से आया और जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये इसका असर आया, तो इसके लिए जो भी इसमें कई अफवाहें हुई, प्रेस का काम था उन अफवाहों का खंडन करना कि कैसे आती है बीमारी, इसको कैसे रोकना और लोगों को जागरूक करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी काम है ऐसे पेंडेमिक में कि आप जागरूक हो, बीमारी को समझो। तो इसमें मीडिया के नहीं रहने से ये काम नहीं हो पाता और मीडिया ने इस काम को बखूबी पूरी दुनिया में इसको असली जामा पहनाया और लोगों को जागरूक किया, लोगों को ये बताया कि कैसे ये बीमारी आ रही है, इसका क्या स्वरूप है, कैसे इससे बचाव हो सकता है। और लोग कई जगहों पे जो
इसेंशियल सर्विसेज है उसमें प्रेस वालों ने लोगों को बता के, ताकि इसके साथ साथ उनको वो भी जरूरी था कि कैसे उनको खाना मिले, कैसे उनको पानी की व्यवस्था हो, कैसे उनका अस्पताल की व्यवस्था हो, तो इन सब में बिना प्रेस के ये काम संभव नहीं था। तो इस पैंडेमिक में लोगों को प्रेस की भूमिका का महत्व भी समझ में आया और उसने पूरा का पूरा इसको 100% निर्वहन किया। इस पे इसका कुछ इम्पैक्ट भी है। इसका कुछ जो दूसरा इम्पैक्ट है कि कई जगहों पे जहां पे कंटेनमेंट जोन बना या बाकी जो चीजें बनी, तो हम लोग बताए लोगों को कि उधर नहीं जाना है, उस तरफ नहीं जाना है। अस्पताल था, डॉक्टर्स थे और जो भी कोरोना वॉरियर्स रहे, प्रशासन के लोग हो, पुलिस के लोग हो, सरकार के लोग हो, उन लोगों के बारे में भी जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग्स है वो भी प्रेस ने पूरी तौर पे की। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इन सब इमरजेंसीज हालात में प्रेस का जो रोल होता है थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसने पूरा निभाया है। अफवाहों का भी कई जगह खंडन किया है ताकि लोग बीमारी को समझ पाए कि क्या है। लोग इसको बहुत तरीके से अभी बता रहे थे कोई बंधु कि लोग बहुत इसको इस तरीके से ले रहे थे कि लग रहा था कि पता नहीं क्या है, लेकिन सही जानकारी होने से सही इलाज हो सकता है। तो मीडिया ने ये रोल किया। आप तमाम लोगों को एक बार फिर से प्रेस दिवस की बधाई देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। है तो वो तमाम जो फोटोग्राफर हैं जो फील्ड में दौड़ रहे थे, वेब पोर्टल के लिए काम कर रहे थे, वो तमाम लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इस कोरोना काल में काम करते करते तमाम लोग उससे जूझे भी, कोरोना पॉजिटिव हुए भी और एक हमारे मित्र की जान भी चली गई। कानपुर के रहने वाले थे, जागरण में वो यहाँ जॉब करते थे। उनको भी इस मौके पे संकल्प दिवस पे हम लोग उनके लिए कुछ प्रार्थना भी करें ताकि और किसी के साथ वैसी कोई हादसा होने के पहले अलर्ट हो। अलर्ट करने का काम हम ही लोगों ने किया है। प्रशासन की भूमिका, पुलिस की भूमिका जरूर रही, लेकिन वो प्रसार का माध्यम हम लोग थे। प्रेस दिवस के मौके पे ये संकल्प इसलिए जरूरी है बार बार, ये मौका हर साल आता है और हर बार लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोग हमेशा फील्ड में होते हैं। कई तरह के वायरस हैं, ये भी एक वायरस का हिस्सा है। प्रिकॉशन हर जगह जरूरत होती है। प्रिकॉशन को उस रूप में रखा गया जिसकी वजह से हिंदुस्तान में प्रसार कम हुआ, जिसकी वजह से बिहार में भी प्रसार कम हुआ और मरने वालों की तादाद कम हुई। इम्यूनिटी जो होना चाहिए बॉडी में वो डेवलप किया है। सामने छठ का पर्व है, उसको लेके भी गाइडलाइन है। यहाँ भी उस तरह की बात हुई, स्वच्छता का पर्व है छठ, लेकिन वहाँ जिस तरीके से भीड़ होगी उसको लेके भी है और इस जगह भी मीडिया की भूमिका होगी। इसके पहले भी कई वक्ताओं ने ये कहा कि हम उस पीरियड में क्या कर रहे थे, उसकी वजह से वो कोरोना पॉजिटिव हुए। उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसको लेके अफवाह था। ये हमने देखा है कि अगर कोई हमारे मित्र कोरोना पॉजिटिव होते थे तो उससे बड़ी दूरी बनाते थे कि नहीं उसमें सटो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रिकॉशन रखना है। जिस तरीके की बातें हुई थी, हमको लगता है जनसंपर्क भागलपुर का, जिला प्रशासन भागलपुर का, पुलिस प्रशासन भागलपुर का, तमाम जो गाइडलाइन होते थे, नगर निगम के कोई लोग नहीं हैं, लेकिन वो इस तरीके से फॉगिंग करते थे शहर में, इस तरीके से बांस बल्ला लगाते थे ताकि ये मैसेज जाए, भीड़ कम से कम हो। वो प्रयास है। अब हमारी भूमिका इस जगह है कि जो बाजार में भीड़ है, लोग नहीं मान रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोरोना है या नहीं है, कोई देखा नहीं है, लेकिन हमको लगता है उसको भी उस तरह से उतना दूरी जरूर बना के रखने की जरूरत है ताकि कल को जो उनका परिवार है वो सुरक्षित रहे, हम मीडिया परिवार वाले भी सुरक्षित रहे। और इसी संकल्प के साथ राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पे तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई। महोदय, आज परिचर्चा में हमें बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए एक बार फिर से आपको बधाई। चर्चा का विषय है कोरोना काल में मीडिया कर्मियों की भूमिका और इसका क्या असर पड़ा। तो मीडिया कर्मियों की क्या भूमिका रही है कोरोना काल के दौरान, वैसी महामारी के दौरान, यह किसी से छिपी भी नहीं है। एक ओर जहां चारों ओर भय का वातावरण बना हुआ था, भय का माहौल था, मीडिया कर्मियों ने निर्भीकता से लोगों को जागरूक करने का काम किया और उस दौरान जहां लोग अपने घरों से निकलने से परहेज कर रहे थे, यही मीडिया कर्मी बिना खुद की चिंता किए उनकी परेशानियों से, उनके तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए जिला प्रशासन को अवगत करा रहे थे कि यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है, और समाचार के माध्यम से हमने जागरूकता फैलाने का काम किया। इस दौरान कई हमारे
सम्मानित मित्र खुद संक्रमित हो गए, लेकिन फिर भी इसकी परवाह नहीं रही, क्योंकि हमारी जिम्मेवारियां हमें अंदर से झकझोर रही थी। लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे पास जो भी संसाधन था, जो भी उसमें माहौल था, उसमें हमने काम किया। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन ने अपनी ओर से कोई कमियां छोड़ी। जिला प्रशासन के भी कई लोग संक्रमित हुए, इसके बावजूद उन्होंने भी कार्य किया। सर, वह हमारे वरीय पत्रकार सभी भाई बंधु को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना काल में पत्रकारों की क्या भूमिका रही, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बेशक पत्रकार ही नहीं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की भी पत्रकारों के साथ साथ बेहतरीन भूमिका रही है। जिस तरह से पत्रकार डटे रहे, उसी तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी कोरोना काल में लगातार सड़कों पर रहे। इसी कड़ी में कई अधिकारी, यहाँ तक कि जिलाधिकारी पॉजिटिव हो गए। हमारे प्रमंडलीय आयुक्त महोदया पॉजिटिव हो गए। कई पत्रकार हमारे पॉजिटिव हुए, हम भी पॉजिटिव हुए और 10 दिन बाद स्वस्थ हुए, फिर से अपने मैदान में डटे रहे और हमने प्लाज्मा डोनेट भी किया। कई पत्रकारों से हमने अनुरोध भी किया था कि जो भी पॉजिटिव हुए हैं या जो भी लोग हैं, क्योंकि हम अगर लोगों को जागरूक करते हैं तो पहले हमें जागरूक होना होगा। अगर हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं, लोग नहीं करते हैं, लोगों को हम सलाह देते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करें, तो वो कभी नहीं आगे आएंगे। इसलिए हम प्लाज्मा डोनेट किए और हम हर 3 से 4 महीने में एक संस्था है हमारी वी केयर, उसके बैनर तले ब्लड डोनेट करते हैं। उसी के बैनर तले हमने प्लाज्मा डोनेट भी किया और जिला प्रशासन ने हमें सम्मानित भी किया था मायागंज अस्पताल। लोगों में कई तरह का अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा कि तुरंत अभी क्वारंटाइन सेंटर से आया है, तुरंत फिर हम भी संक्रमित हो जाएंगे। कई सारी अफवाहें रही, हमारे कई पत्रकार भी हमसे दूरियां बनाने लगे, लेकिन हम फिर स्वस्थ हुए, फिर भी हम डटे रहे, खुद हम दूरी बनाने लगे। भाई, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस अवधारणा को हम पत्रकार बंधु ही धरातल पर उतारते हैं। हम सबों के कल्याण की कामना करते हैं। आज जब कोरोना महामारी में सभी अपने अपने घर में रह गए और वैसी परिस्थिति में जब महामारी ने सबों को धर लिया, तो हम पत्रकार बंधु सड़क से, गलियों से लेकर अस्पताल तक आपके बीच में रहे। सरकार की व्यवस्था और सामाजिक संगठनों की व्यवस्था को हमने आपके करीब तक पहुंचाने की कोशिश की, आपको जागरूकता लाने की कोशिश की। आप एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सरकार के द्वारा जो दिए जा रहे संसाधन है उसका लाभ उठाएं। आपने उठाया भी, और इस दौरान हम पत्रकार बंधु भी पीड़ित हुए, जिसका खामियाजा हमारे कुछ पत्रकारों को उठाना भी पड़ा। ऐसी परिस्थिति में जब कोई किसी का सहारा नहीं होता, तो हम सूचनादाता बनकर एक दूसरे को सहयोग करते हैं, संपर्क करते हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम सभी पत्रकार बंधु भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सरकार एवं जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर आम जनता की सेवा में हम लोग तत्पर रहेंगे। एक बार सभी राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं और भाइयों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त का तकाजा है, तूफा से जूझो। वक्त का तकाजा है, तूफा से जूझो। आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर सभी पत्रकार बंधु, मंच पे उपस्थित हमारे जिला के वरीय अधिकारी महोदय, मंच पे उपस्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी महोदय, इस प्रशाल में उपस्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभी कर्मचारी पदाधिकारी, हमारे सभी पत्रकार बंधु, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा जो विषय दी गई जिला में
कि हम पत्रकारों की भूमिका, हम मीडिया कर्मियों की भूमिका कोरोना काल में क्या रही, क्या इम्पैक्ट उभर के सामने आया, क्या हमें जरूरत महसूस हुई, क्या हमारे लिए मुहैया कराया गया, क्या नहीं किया गया, उसके लिए हमें 2 शब्द आज यहां बोलने के लिए उपस्थित किया गया है। सर्वप्रथम हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि 4 जुलाई सन 1966 ईस्वी में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना इस उद्देश्य से ही की गई थी कि मीडिया की भूमिका समाज में, देश में क्या हो, क्या हम कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए। उससे पहले हम एक नागरिक हैं, एक सिटीजन हैं, और सिटीजन के अधिकार के लिए मीडिया की मर्यादा क्या होनी चाहिए, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हमारा प्रसार क्या होना चाहिए, इसके लिए भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी 4 जुलाई 1966 ईस्वी में। लेकिन 16 नवंबर 1966 ईस्वी में भारतीय प्रेस परिषद ने विधिवत इस देश में काम करना शुरू किया। भारतीय प्रेस परिषद ने जब 16 नवंबर 1966 को विधिवत काम करना शुरू किया तो उसी के उपलक्ष्य में इस देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का शुभारंभ किया गया और हम उस खुशी में, विधिवत कार्यक्रम के खुशी में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं, देश भर में मनाते हैं। मंच पे उपस्थित हमारे वरीय अधिकारी माननीय उप विकास आयुक्त महोदय का ध्यान मैं सर्वप्रथम भागलपुर के दिशा पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। सर, आप अवगत हैं कि जस्ट पिछले साल हमारे जिलाधिकारी महोदय ने पूरे सफलताओं के साथ, पूरे उम्मीद के साथ हमारे लिए, हम पत्रकारों के सुविधाओं के लिए जो दिक्कतें आ रही थी उन्हें दूर करने के लिए राजकीय प्रेस क्लब का शुभारंभ किया गया था। सर, आप अवगत हैं इन बातों से। काफी मेहनत हम लोगों ने किया, राजीव सिद्धार्थ जी ने मेहनत किया, शिवलोचन जी ने मेहनत किया, दीपक नौरंगी जी ने मेहनत किया, हम लोगों ने मिलकर काफी मेहनत किया था और उसका ये परिदृश्य था कि राजकीय प्रेस क्लब का उद्घाटन हुआ। बहुत सौभाग्य की बात थी सर, बहुत खुशी हुआ सर हम लोगों को कि एक हम लोगों को स्थान मिल पाया, एक मंच मिल पाया। और सर, पिछले बार ही आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने यह भी कहा था कि आगे से जब भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन होगा तो प्रेस क्लब में होगा और प्रेस से रिलेटेड समस्याओं के लिए मासिक बैठकें होगी, वह भी प्रेस क्लब में होगी। लेकिन सर, दुर्भाग्य है, ये कहना नहीं चाहिए आज के दिन, लेकिन सर दुर्भाग्य है, चूंकि आप हमारे अधिकारी हैं, आप हमारे वरीय अधिकारी हैं सर, एक IAS अधिकारी के समकक्ष हैं सर आप, इसलिए मैं आपका ध्यान सर आकृष्ट कराना चाहता हूं। क्या स्थिति है सर राजकीय प्रेस क्लब का? देख लीजिए, अतिक्रमण का शिकार है सर, बोलना नहीं चाहिए सर। कई सर हमारे जगह खाली है, DRDA सर खाली हो गया, ललित भवन की स्थिति देख लीजिए सर क्या स्थिति है, वो अल्पसंख्यक विकास के ऊपर भी खाली है। आज ये समीक्षा भवन में हम लोगों की ये जरूरत महसूस हुई। क्यों सर? आप सर बड़ी अधिकारी हैं, आप सर समझ सकते हैं हम लोगों की सर परिदृश्य को। आपसे सर गुजारिश है कि इस और सर ध्यान आकृष्ट कराएं और एक बार सर आप अपने से राजकीय प्रेस क्लब का निरीक्षण कर लें। जिन लोगों को, जिन विभागों को आपने जिम्मेवारी दी है कोरोना काल में, उन देखिए क्या स्थिति है वहां की, वहां थूका हुआ है, वहां खराब कर दिया है, एक कुर्सी टूट गई है, क्या स्थिति है सर, कहना संभव नहीं है, बहुत दुर्भाग्य है सर। एक बार सर ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, कोरोना काल को लेकर के जो हमारी भूमिका है इस देश में, बहुत शब्द कम है। जो भूमिका, जो परिदृश्य हमने निभाया है, किस तरह हमने जा करके अपने पत्रकारिता काल में अपने पत्रकारिता को किया है, चाहे वो अस्पताल प्रबंधन की बात हो, सरकारी डिपार्टमेंट की बात हो, नो डाउट सर आपने हमें साथ दिया है। हमारे जो अधिकारी हैं, सभी अधिकारी ने मीडिया कर्मी को साथ दिया। कभी भी कोई भी अधिकारी मीडिया कर्मी को तिरस्कृत नहीं किए। जो भी हम लोगों को जरूरत पड़ी आपने साथ दिया, हमेशा प्रेस नोट भी मिलते रहे। और एक बात और, जो अभी हमारे जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार जी मौजूद हैं भागलपुर में, इनके आने से, इनके काल में अभी तक की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग इनके सामने ये प्रेस दिवस मना रहे हैं। बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं हमारे, नो डाउट। किस वजह से हमारे पूर्व पदाधिकारी गए, मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो भी हमारे पदाधिकारी हैं अभी इस जिला में, उनके कार्यकाल में, कोरोना काल में मीडिया कर्मी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और हम लोग निभा रहे हैं, हम लोग करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी सर एक अहम बात और मैं कहना चाहूंगा, आज के दिन हम लोगों की सर कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि मीडिया अपनी मर्यादा को जानता है।
मीडिया अपने अधिकार को जानता है। मीडिया कर्मी को क्या करनी चाहिए, आरएनआई एक्ट के अनुसार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा अभी हाल में हम लोग ये कहते आए थे कि सोशल मीडिया फेक है। पीसीआई ने सोशल मीडिया को फेक घोषित किया था कुछ दिन पहले पटना में एक केस के मामले में, लेकिन अभी हाल ही में जस्ट ये 15-20 दिन के अंतर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसको वैध करार देने के लिए। तो हमारे सरकार सर लगी हुई है मीडिया कर्मी की परिदृश्य और भूमिका कैसे सुधरे। हम ये समाज में अपने अस्तित्व के साथ, अपने अधिकार के साथ, विधिक प्रोविजन के साथ अपने मर्यादा को कैसे बनाए, ये हमारे लिए सरकार सोच रही है। आप जैसे सर अच्छे अधिकारी हमारे लिए सोच रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी भूमिका क्या है। लेकिन सर पिछले बार भी मैंने एक आवाज उठाई थी, फिर से सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का सर्वप्रथम स्वागत, बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभारंभ पर माननीय जिला पदाधिकारी महोदय बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर तीसरी बात एक छोटी सी थी, पिछली बार भी मैंने उठाया था कि इस शहर में जो अभी मीडिया कर्मियों की स्थिति है सर, वो प्रेस लिखी गाड़ी पे सर थोड़ी सी आप अंकुश लगा दीजिए। इतनी सर प्रेस लिखी गाड़ी सर चल रही है हमारे शहर में, इतनी सर मतलब कि जिसकी मान्यता नहीं है सर मीडिया की, जिसकी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है सर मीडिया की, उन मीडिया कर्मी सर जो अपने आप को मीडिया कर्मी प्रदर्शित कर रहे हैं, हम जैसे पत्रकारों के लिए ये सोचनीय है सर। अभी हाल में मैं कोतवाली गया था, वहां अमर विश्वास जी ने कहा, पिछले जो अभी थे थाना प्रभारी, उन्होंने कहा कि मैं कैसे पहचान करूं कि आप पत्रकार हो, ये नहीं पहचानूं। उन्होंने मुझे बताया दिक्कतें आ रही है पुलिस प्रशासन के सामने भी कि हर देखिए चौथा पांचवा गाड़ी प्रेस लिखा हुआ चल रहा है शहर में। कैसे सर ये मान्य होगा? एक सर सूची जिला स्तर पर सर होना चाहिए। आप सर सक्षम हैं, आरएनआई सर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आप अधिप्रमाणन अधिकारी हैं सर जिला में, इसलिए सर आप सक्षम हैं। आप अगर चाहें तो जिला के द्वारा एक अच्छी सूची बनाएं, वैध पत्रकारों की सूची बनाएं और एक जिला स्तर पर सर आप एक आईडी कार्ड का निर्गत करें ताकि यहाँ पे अच्छे और जो अनवैलिड पत्रकार हैं उनकी पहचान हो सके और हम लोग सर सुचारू रूप से बेहतर कार्य कर सके। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं दीपक नौरंगी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा जो परिचर्चा पर अपना विचार करें। सर, DPRO sir, DDC sir, and my dear friends, first of all, I extend my heartiest greeting to everyone of National Press Day. Today's discussion on the topic of role of the media during the COVID-19 pandemic and its impact of media. दोस्तों, एक शायर की शायरी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज का ये दिन अद्भुत अद्वितीय दिन है, इसीलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट के क सेक्शन में आप जब जाते हैं तो पाते हैं कि आपके संविधान ने आपको एक अधिकार दिया है। वो अधिकार भारत के हर नागरिक को है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने, आपको पढ़ने, आपको लिखने की आज़ादी है। और मीडिया जिसे हम प्रेस भी कहते हैं उसी आर्टिकल के अधीन आता है। और आज के समय में जबकि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, खास करके इंटरनेट के आने के बाद सूचनाओं में एक क्रांति आई है। आईटी के सेक्टर में एक जबरदस्त क्रांति आई है। मेरे कई साथियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, सोशल मीडिया का यूज सब लोग करते हैं, सब लोग उसका एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन सरकार या हम उस न्यूज की चर्चा करते हैं जो फेक न्यूज होता है, जिसका बैड इम्पैक्ट होता है। आपको मालूम होगा साथियों, हम इस तर्क से सहमत नहीं है कि कोविड-19 के इस पीरियड में, जो कि आज का टॉपिक है, बड़ा ही ये डायनेमिक और पैंडेमिक टॉपिक है आज के समय में। जब कोविड-19 शुरू हुआ वो मार्च का होली के बाद का समय था। आप याद कीजिए, मैं किसी चैनल, किसी मीडिया की आलोचना करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये सिंहावलोकन का समय है कि किस ढंग से हम उस चीज़ों को सनसनीखेज बनाते हैं, चाहे हम मजबूरी हो हमारी, चाहे वो हमारी जरूरत हो या पाठकों को पसंद हो। लेकिन कुछ मामले में आप देखिए, मीडिया की एक बड़ी भूमिका होती है कि आप जो लिखते हैं, आप जो दिखाते हैं, उसका समाज पर सीधा असर पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ करती है, कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा बोलता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आम नागरिक तक, जो भारत की आबादी है 130 करोड़,
वहां तक हमारी ही आवाज, हमारी ही लिखी हुई बातें या देश में जो दिखाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अभी आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि डेमोक्रेसी में आज़ादी सबसे अधिक पूरी दुनिया में भारत जैसा ही आज़ादी अमेरिका में है, जहाँ की हर सिटीजन का बहुत ही वैल्यू है, वो हेरिटेज है वहाँ का सिटीजन। आपको पता होगा कि जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो उसी के पैरेलल अमेरिका में भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था। आपने देखा कि चुनाव में वहाँ मीडिया की भूमिका, मेरे कई साथी जो जुड़े थे, जो पढ़ रहे थे उस दौरान, उनसे जानिए कि उस दौरान जब एक राष्ट्रपति की कैंडिडेट अपनी बात को गलत तरीके से रख रहे थे तो वहाँ की मीडिया ने उनका बाइकआउट कर दिया। सारे मीडिया कर्मी चीटर कह के, जो अंग्रेजी के बड़े अखबार हैं वहाँ के, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, आप पढ़िए, बाइकआउट करके वहाँ पर इतनी बड़ी फोटो छाप के, ये मीडिया की आज़ादी है, ये नागरिकों की आज़ादी है कि आपका प्रिंट कैसे होता है। कोविड-19 के दौर में हमने देखा कि भागलपुर में जिला प्रशासन ने जिस मुस्तैदी के साथ, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय जो कि इतने कूल हैं, इतने चिल्ड माइंड से, गुड एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग जगह जगह बोलते हैं। हमने इलेक्शन में देखा, हम कहते हैं कि कलेक्टर साहब का बिहेव ऐसा है। कई अधिकारी नहीं मिल रहे थे कहीं पर चाहे, लेकिन कलेक्टर साहब एक पर्सन से मिले। इसका नतीजा हुआ कि ये खुद पॉजिटिव हुए, ये कोरोना वॉरियर्स हुए, फिर भी इन्होंने अपनी ड्यूटी को संभाला। ये महत्वपूर्ण होता है। जब टीम का लीडर आगे आगे चलता है तो टीम कैसी भी हो वो टीम सफल होती है। ये पत्रकारिता के मैदान में भी है, युद्ध के मैदान में भी। चिंतन भी करे, आत्म अवलोकन भी करे। हमारे कई साथी कह रहे थे कि हमें अधिकार नहीं मिलता है। आप इतिहास उठाकर देखें, अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार लिया जाता है। जब हम आप ठीक हो जाएंगे, जब हम अपनी भूमिका समझेंगे तो पता चलेगा कि हमें क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या चलना है। हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है, पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत है, पुस्तकालय की ओर, पुस्तक की ओर हमें देखने की जरूरत है। हम अपने आप को जितना अपडेट रखेंगे आज के समय, उतना ही हम भारी पड़ेंगे, हमारी लेखनी उतनी ही उत्कृष्ट होगी। एक धर्म ग्रंथ में इल्म की चर्चा है, जो लोग जानते होंगे, ये इल्म हुनर है। उस समय कहा गया था कि अगर इल्म सीखने के लिए कहीं जाना पड़े तो आप इल्म को सीखिए। पत्रकारिता भी एक इल्म है, एक स्किल्ड है, वो कम्युनिकेशन का स्किल्ड है, राइटिंग स्किल्ड है। और हम आप ये भी ना समझे कि हमें ये ना मिला ही ना। आप या हम किसी पेशे में कोई जाते हैं, चाहे कोई यूपीएससी पास करते हैं, चाहे कोई लीडर बनते हैं, चाहे कोई जर्नलिस्ट बनते हैं, किसी को कहा नहीं जाता कि आप आके बनिए। आप खुद उस प्रोफेशन को चूज करते हैं, चयन करते हैं। इसीलिए उस प्रोफेशन की उतार चढ़ाव, उसकी कठिनाइयाँ, कड़ी अवरोध आएंगे। कवि की कविता है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, यह क्रम है संसार का। गिरना, उठना, सीखना, ये हमारे दौर की बात है। और मैं कोविड-19 में मीडिया की जो पहले की भूमिका थी उसकी मैं आलोचना करता हूँ। हमने देखा कि किस तरीके से कोविड-19 को फोबिया बना के, डर बना के पेश किया गया कि घर घर में, परिवार परिवार में। आप जानते होंगे कि कोविड का वायरस एक फ्लू है। आज हम उसी चीज को, जब डर खत्म हो गया इलेक्शन के बाद, हम मास्क नहीं यूज करते हैं, कई लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो डर खत्म हो गया। लेकिन भारत में, भागलपुर में, बिहार में आप ये जानिए कि यहाँ हार्ड इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि डेथ रेट काफी कम है। फिर भी प्रशासन, सरकार चाहती है कि फिर से कोविड का वो दौर नहीं आवे जिससे लोगों को हार्म हो। इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। कई लोग मास्क नहीं पहनते हैं, उनको लगता है, उनको टोक दीजिए मास्क, उनको लगता है कि हम अपमानित हो रहे हैं। कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। ये हमारी गलत ट्रेडिशन है। हम विदेशों में देखें, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन है। हम जब अनुशासित होंगे तब दूसरों को कहने के हकदार होंगे। हम जिस चीज को फॉलो करेंगे, जिस रूल को, तब हम किसी पर उंगली उठाएंगे तो हमारी उंगली जायज होगी। क्योंकि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो याद रखिए 4 उंगली आपकी ओर उठती है। पहले हम अपने आप को ठीक करें। ये बड़ा विषय है क्योंकि सोशल मीडिया आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब सिर्फ हम ही जर्नलिस्ट नहीं हैं, हर नागरिक जर्नलिस्ट हो गया। आप व्यू देखिए, हर आदमी को लिखने की आज़ादी है, हर आदमी को पढ़ने की आज़ादी है। और ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है। इसीलिए ये समय बदलाव का समय है, ये समय चिंतन का समय है। और कोविड-19 ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम कितना अपने आप को स्ट्रांग बनावे, हम कितना अपने आप को मजबूत करें कि हमारी पहचान बने। क्योंकि समाज में भीड़ है, जनसंख्या बढ़ रही है जिस ढंग से, हमें तभी कोई कंपनी रखेगा। कई साथियों की नौकरी चलेगी इस दौरान। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया एक बड़ा, आप देखिएगा कि एक बड़े लेवल पे कई लोगों की नौकरी चलेगी। क्योंकि कोई भी कंपनी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, वो एक बिजनेस है। ये आपको समझना पड़ेगा। वो बिजनेस वर्ड का बिजनेस है, वो बिजनेस कंटेंट का बिजनेस है, ये मानना पड़ेगा।
हमें आपको वो तभी रखेगा जब आप उसके कैटेगरी में सूटेबल बैठते हैं, नहीं तो आपको निकाल देगा। और कोई भी कंपनी बिजनेस करती है, जब बिजनेस में लॉस होने लगता है, इस दौर में जब सारी एक्टिविटी बंद थी, विज्ञापन नहीं मिल रहे थे, कई तरह की मजबूरियां थी, तो कंपनी लॉस में जाने लगी। इसलिए कई लोगों को निकाला गया, जिसकी सबों को चिंता है, सबों को दुख है। हमारे राजेश सिंह जैसे एक साथी उस दौर में हमें छोड़कर चले गए। और एक चीज़ हमें अपनी ओर रखना होगा कि कोई पत्रकार होकर कोई कैमरा उठा लेता है, कलम, तो वो सब बराबर होता है, याद रखिए। क्योंकि संविधान में राइट टू इक्वलिटी का है, हर आदमी बराबर है। ये हम ना समझे कि हम बड़े अखबार के हैं, बड़े टीवी के, कोई बड़ा नहीं होता, याद रखिए। हर आदमी का एक गुरु होता है, हर आदमी बड़ा बन सकता है। किसी के कपाल पर लिखा नहीं है कि कल क्या हो सकता है। आपको याद होगा, इसी भागलपुर की धरती से रंजन झा जैसे पत्रकार निकले थे, जब माधवराव सिंधिया जी जैसे का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें रंजन झा जी भी चले गए थे। उतने बड़े पत्रकार, और बिहार तो पत्रकारिता में नंबर है। अब दिल्ली के मीडिया में जहाँ तय होता है, बिहार के पत्रकारों की वहाँ पर धूम मची है। इसीलिए कि बिहार का पत्रकार लड़ता है, बिहार का पत्रकार लिखता है। हो सकता है हमारे यहाँ कुछ अशुद्धि हो, मैं इस बात को सहज स्वीकार करता हूँ कि हिंदी के मामले में हम लोग अभी भी कमजोर है, चाहे इसके पीछे जो वजह हो। उत्तर प्रदेश की हिंदी काफी अच्छी है और इसकी आलोचना भी होती है। आप जब आप बोलते हो तो पकड़ में आ जाता है कि आप बिहार के हो क्या, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन बदले हैं और हम तारीफ करेंगे अपने कलेक्टर साहब की। फिर से हमने इनका एक लीडरशिप देखा है, इनका कोई पनिशिंग नेचर नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप चेयर पे आते हैं, हमेशा चेयर आपके अंदर होना चाहिए, कुर्सी कभी माथे पर नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। डीएम साहब ने उस परिस्थिति को संभाला है। चाहे चुनाव हमने देखा, कोई कहने ना पड़े, हर चीज को ये टैकल करते हैं, हर किसी से बात करते हैं। इनसे मिलना सबसे सुलभ है, ये पब्लिक भी जानती है। और कलेक्टर साहब ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर करते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज इस पत्रकारिता दिवस पर हम अपने भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि अगला पत्रकारिता दिवस जो हो वो और इससे बेहतर हो। हम एक बेहतर भागलपुर में मीडिया का निर्माण करें। बिहार में इस समय भागलपुर मीडिया के मामले पटना के बाद दूसरे स्थान पर, आपको पता है, चाहे वो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ के 90% पत्रकारों की अच्छी भूमिका रहती है। हमेशा ध्यान रखिए कि समाज के लिए हम क्या लिखते हैं, हमेशा हमें उन चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए जिससे समाज को नुकसान हो, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। और प्रशासन की जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है कि समाज को जोड़ कर रखें, समाज को तोड़ कर नहीं रखें। ऐसा कोई भी खबर ना चलाए जिससे समाज को नुकसान हो, समाज टूटे, क्योंकि समाज टूटेगा, कहीं आग लगेगी तो आप भी उस आग में जलेंगे, आपका भी इतिहास अच्छा नहीं लिखा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ गोपाल सिंह नेपाली की इस धरती पर, जो कि गीतों के राजकुमार थे, ऐसे कवि थे, उन्होंने कहा कि धरती के आकाश बदलने वाले हैं हम, तो कवि हैं, पत्रकार हैं, चित्रकार हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। जनता पर दुख, जब जब दुख की बदरी छाई है, कलम चलाकर हमने ही विप्लव बिजली चमकाई है। हम मानवता का परिहास बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। धन्यवाद। माननीय जिलाधिकारी महोदय, प्यारो साहब, बिरजी साहब एवं तमाम हमारे पत्रकार बंधु, बड़े भाई, मैं तमाम आवाम साथियों को इस पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं यह कहना यहाँ पे उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आप सभी का जिला प्रशासन की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के चर्चा में आप लोगों के द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया कोविड-19 में आप लोगों की भूमिका है, तो इस संबंध में आप लोगों ने भागलपुर में बहुत अच्छा काम किया है और उसी कारण जो है यहाँ जो इसका कोविड-19 का आप रेट देख रहे हैं, मतलब काफ़ी कम है। आप लोगों द्वारा जो जागरूकता फैलाया गया उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और हम भविष्य में भी आशा करेंगे कि आप इसी तरह से जागरूकता फैलाते रहेंगे। जय धन्यवाद सर। और जिलाधिकारी महोदय से सादर अनुरोध है कि चर्चा के विषय सर अपने विचार। राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज बड़ा अद्भुत संयोग है
कि लेखनी के देवता चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा है और आज लेखनी के साधकों का भी दिवस है। लेखनी के साधक आज इस दिवस पर अपना राष्ट्रीय प्रेस दिवस बेहतर तरीके से मना रहे हैं। यह अवसर सामान्यतः जो हम लोग लगातार पिछले वर्षों से मना रहे हैं, इस अवसर पर हम लोग विशिष्ट विषय पर परिचर्चा करते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक रहता है उस पर करते हैं और इसके अतिरिक्त भी पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर हम लोग विचार विनिमय, विमर्श और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ताकि समन्वित रूप में जो पूरे अपने राष्ट्र का हम लोगों को विकास करना है, उसमें विभिन्न जो हमारे स्तंभ हैं, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में प्रेस की छवि बड़ी स्पष्ट है और पूरे राष्ट्र के विकास में लोकतंत्र का जो चतुर्थ स्तंभ है उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सब, हम सभी जानते हैं कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में पत्रकारिता एक सबसे महत्वपूर्ण अवयव था, महत्वपूर्ण अंग था इस राष्ट्रीय आंदोलन का। बड़े से बड़े जो हमारे राजनेता थे, जो उस समय के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन सभी लोगों का कोई ना कोई एक मुखपत्र विशेष रूप से रहता था, चाहे वो महात्मा गांधी हों या दादा भाई नौरोजी हों या कोई भी महत्वपूर्ण वैसे आप स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का नाम लें, तो उन्होंने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए किसी न किसी समाचार पत्र का सहयोग जरूर लिया। और इस तरह से स्पष्ट है कि समाचार पत्र की भूमिका निर्विवाद है किसी भी आंदोलन को गति देने के लिए, अपनी चीज़ों को जो एक आंदोलन का स्वरूप ले सकता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए, जनता तक, आवाम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्रकारिता और समाचार पत्रों की भूमिका निर्विवाद है। इसी बीच यह वर्ष विशिष्ट रूप से हमेशा के लिए जाना जाएगा, पूरे इतिहास में यह साक्षी यह वर्ष रहेगा जिस वर्ष में कोरोना एक महामारी के रूप में सामने आया। 100 से भी अधिक वर्षों में इस तरह की महामारियां आती हैं और इस वर्ष की यदि महामारी हम लोग देखें, इस शताब्दी की महामारी यह देखें, काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। अब आदमी ग्लोबली एकदम नज़दीक आ चुका है। आज से 100 वर्ष पहले की यदि हम बात करें और आज की बात करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। आज से 20-25 साल पहले हम लोग मोबाइल जानते नहीं थे और आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। संचार के इतने माध्यम बढ़ चुके हैं, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, एक दूसरी जगह आना जाना हो, ये इतनी आगे चीज़ें बढ़ चुकी हैं कि हम लोग पीछे की बात सोच भी नहीं सकते। तो पैंडेमिक हो सकता है पहले भी आए होंगे, जो हम लोग सुनते हैं कि स्पेन में कभी 100 साल पहले आया था, 200 साल पहले कहीं यूरोप में आया था। लेकिन उस समय और इस समय के परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और उसी तरह हमारे बिहेवियर में हम पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे मीडिया पर जो इम्पैक्ट पड़ा है या मीडिया ने जिस तरह से अपने रोल को प्ले किया है, ये बिल्कुल अलग है। कभी हम लोग इसकी तुलना पहले के समय से कर ही नहीं सकते। मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा कि इस पूरे कोविड-19 के दौरान खासकर जो भागलपुर की मीडिया रही है उसने बेहतरीन काम किया है और आगे बढ़ चढ़कर लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करने का काम किया है। यद्यपि कई फ्रंट्स पे मीडिया को कई तरह की दिक्कतें भी आईं, कई परिस्थितियां और चुनौतियां सामने आईं, लेकिन इन सभी चुनौतियों को आप लोगों ने बेहतर तरीके से पार कर और आपका जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके कर्तव्य हैं, जिस शपथ के साथ आप इस क्षेत्र में आते हैं उसको पूरा करने का आपने श्लाघनीय प्रयास किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आरंभ में जरूर प्रिंट मीडिया की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जब भारत में उस तरह से शुरुआत नहीं हुई थी कोरोना की, विदेशी ज़मीन पर जो कोरोना के इफेक्ट थे उनको जिस तरह से यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया, निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता के साथ साथ एक भय का वातावरण का भी संचार हो गया था। और कई जगहों पर लोग छूने से, इवन डॉक्टर्स में इस तरह की हताशा और निराशा की भावना बढ़ गई थी कि पीपीई किट जब तक स्पेन वाला जो उन्होंने मीडिया पर देख लिया वो जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, विदेश की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। उसको दिखाने में कहीं ना कहीं जो शुरुआत का समय रहा उसमें कहीं ना कहीं मीडिया
थोड़ा सा मैं पाता हूँ कि अपनी भूमिका से थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन उसके बाद जब एक बार शुरुआत हुई तो मीडिया ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और चुनौतियाँ तो एक से बढ़कर एक थी। ऐसी समस्याएं कि आपको वैसे व्यक्ति का ना तो नाम लिखना है, ना पहचान लिखनी है, उस व्यक्ति का आप इंटरव्यू कैसे लेंगे, उस व्यक्ति के विचारों को कैसे लिखेंगे, उस डॉक्टर्स को के विचारों को, उसकी मनोभावनाओं को आप कैसे लिखेंगे या दिखाएंगे जो कि कोविड का इलाज कर रहा है, जबकि ऑलरेडी मीडिया हाउसेस से और जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उसके माध्यम से पता चल रहा है कि कितना ये कॉन्टेगियस डिजीज है। तो सभी के मन में कोरोना काल के दौरान सब मीडिया कवरेज के दौरान जो है उनका जो है दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से निधन हो गया था। उनके याद में हम लोग 1 मिनट 2 मिनट का मौन रखा।